डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान मलिक। आज का प्रोग्राम इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स के कोर्स 1 के मतलब है। आज के प्रोग्राम में हम पढ़ेंगे कि स्केलर और वेक्टर फील्ड्स क्या हैं, डाइवर्जेंस क्या है और ग्रेडियंट क्या है। तो हम देखते हैं कि आज स्केलर और वेक्टर फील्ड्स क्या हैं। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को जब हम किसी पोजीशन के साथ मेंशन करते हैं तो वो स्केलर और वेक्टर फील्ड्स कहलाती हैं। जब भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को किसी भी स्पेस में किसी पोजीशन के साथ डिफ़ाइन किया जाए तो हम उनको स्केलर और वेक्टर फील्ड्स कहते हैं। जैसे कि टेम्परेचर इन अ रूम, जब हम टेम्परेचर की बात करें किसी भी रूम के अंदर तो वो एक स्केलर फील्ड के तौर पर जाना जाएगा। इसी तरह हम अगर टेम्परेचर की बात करें किसी भी रूम के अंदर तो उसकी एक ख़ास पोजीशन होगी जो कि 3 डायमेंशनल होगी, जो कि हम एक्स, वाई और जी एक्सिस के साथ बता सकते हैं कि किसी भी ख़ास पॉइंट पे रूम के अंदर टेम्परेचर की क्या वैल्यू है। तो वो पॉइंट जो होगा वो एक्स वाई जी के साथ रिप्रेजेंट होगा, यानी इस पॉइंट पे टेम्परेचर की क्या वैल्यू। तो इसी तरह जब हम किसी वेक्टर फील्ड की बात करेंगे तो किसी भी पॉइंट पे, एग्जांपल के तौर पे कि किसी पॉइंट पे किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, तो वो भी हम एक ख़ास पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे किसी भी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है। तो मगर वो पॉइंट्स एक ख़ास डायरेक्शन के साथ भी डिफ़ाइन होगा, तो हम उसको वेक्टर फील्ड कहेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हम कंसिडर करें कि एक कोई भी स्केलर फील्ड है जो डिफ़ाइन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी एक्स वाई के। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी के तौर पे हमने डील किया। अगर हम इस स्केलर फंक्शन को जो कि टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अगर इसको हम प्लॉट करें किसी भी एक्स वाई 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर तो वो हमको इस तरह के एक्सिस देगा, यानी सर्कल्स देगा, जो कि क्योंकि एक्स प्लस वाई स्क्वायर जो है वो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होती है और ये हमको आर स्क्वायर, यानी हम अगर कोई भी सर्कल का रेडियस देखें तो ये आर होगा, यानी वो फंक्शन की फॉर्म में हमें डिफाइन हो रहा है टी एक्स वाई। तो ये कांस्टेंट रेडियस के सर्कल्स हैं। तो हमको किसी भी पॉइंट पे जो स्केलर फील्ड्स हैं वो इस सर्कल्स की सरफेसेस को डिफाइन कर रहे हैं, यानी हम कोई भी इस सर्कल की सरफेस लेंगे 2 डायमेंशन को तो ये एक स्केलर फील्ड को डिफाइन कर रहा होगा। तो इसी तरह अगर हम वेक्टर फील्ड की बात करें तो वो हम डिफाइन कर सकते हैं कोई भी 2 डायमेंशनल फंक्शन यू एक्स वाई जो इस तरह डिफाइन है इन टर्म्स ऑफ हम वाई और एफ एक्स कह देते हैं, यानी हमने एक्स वाई पहले डिफाइन किया यू एक्स वाई, बाद में हमने उसके अंदर कंपोनेंट्स डाल दिए, यानी एक्स की वैल्यू वाई कर दी और वाई की वैल्यू एक्स कर दी। तो इसी तरह हमने वेक्टर डिफाइन करने के लिए अगर हम 2 डायमेंशनल स्पेस लें जो कि एक्स वाई है और उसमें हम कोई पॉइंट लें एट द पॉइंट 1 0, यानी 1 0 मीन्स एक्स जो है उसके अंदर 1 है और वाई वाला पॉइंट 0 है। तो अगर हम वो पॉइंट देखें तो वो पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा जो ये इस जगह पे जो एक स्मॉल वेक्टर्स बना हुआ। अब इस पॉइंट पे अब हम जब फंक्शन में अपनी वैल्यू डालेंगे जो कि एक्स और वाई की वैल्यू होगी u1 ऑफ 0, तो वो हमें दे देगा 0 ऑफ 1, क्योंकि इंटरचेंज वैल्यूज़ हमने डाली हैं। तो इसका मीनिंग है कि हमारे पास एक वेक्टर बन रहा है एट पॉइंट 1 0 जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसकी डायरेक्शन एक वाई डायरेक्शन में, क्योंकि हमारे पास जो एंड में फंक्शन बच रहा है वो वाई कंपोनेंट का फंक्शन बच रहा है, तो इसलिए हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर कंपोनेंट की वाई डायरेक्शन में होगी। तो ये एक वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह हम दूसरे पॉइंट्स भी ले सकते हैं जो कि इस प्लॉट के अंदर मौजूद हैं, जैसा कि 0 1 और 1 1। अब 0 1 है वो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है इस वेक्टर को जो कि एट पोजीशन है 1 0 0 1, यानी x की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 है और y की वैल्यू इस पॉइंट पे 1 है। तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है। जब हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे तो वो हमें वैल्यू देगा 1 0, यानी कि जो वेक्टर की डायरेक्शन है 1 है और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। तो ये वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस। इसी तरह अगर हम तीसरा पॉइंट लें जो कि 1 1 है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू भी 1 है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो फंक्शन वैल्यू देगा वो 1
1 ही होगी। यानी इसमें हमारे पास ये तीसरा वेक्टर ये डिफाइन कर रहा है, यानी इसकी डायरेक्शन इन बिटवीन एक्स एंड वाई है। यानी कि इसकी अगर हम कंपोनेंट्स ड्रॉ करें तो ये एक्स और वाई के यानी एक 45 एंगल बना रहा होगा अगर हम ओरिजिन से इसको लें, तो ये वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा होगा कि किस डायरेक्शन में ये वेक्टर फील्ड मौजूद है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि डेल ऑपरेटर क्या चीज़ है। अब डेल ऑपरेटर के बारे में हम जानते हैं कि वो किस तरह वर्क करेगा, क्या है उसका फंक्शन क्या है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो डेल ऑपरेटर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक डेल फंक्शन से डिफाइन है डेल ऑपरेटर, जिसमें x, y और z के डेरिवेटिव्स मौजूद हैं और उनके साथ i, j और k यूनिट वेक्टर्स भी मौजूद हैं। डेल ऑपरेटर बताते खुद कोई वेक्टर नहीं है, मगर ये एक फंक्शन के तौर पे, ऑपरेटर के तौर पे यूज़ होता है। जब हम किसी कंपोनेंट या किसी फंक्शन के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं तो हमें ये कोई रिज़ल्ट देगा, मगर ये किसी भी वेक्टर की तरह की प्रॉपर्टीज़ अपने पास रखता है। तो हम इस डेल ऑपरेटर से मुख्तलिफ ऑपरेशंस करेंगे जिनके अंदर डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल जैसे ऑपरेशन मौजूद होंगे, जिनसे हमें मुख्तलिफ मालूमात हासिल होंगी। अब हम देखेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड क्या है और उससे हमें क्या मालूमात हासिल होंगी। नाउ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, कभी भी हम कोई फंक्शन पे जब डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, जो फंक्शन यानी मींस कि कोई स्केलर फंक्शन होगा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि स्केलर फील्ड क्या थी, यानी कोई भी पॉइंट, अगर जैसे हमने टेम्परेचर लिया हुआ था किसी भी पॉइंट पे जो कि एक्स वाई जी एक्सिस पे डिपेंड कर रहा था, मगर वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, बट वो किसी पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंटेड थी। इसी तरह हमने भी एफ़ को भी कोई स्केलर फंक्शन लिया हुआ है और उस पर हम जब डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे डेल एफ़, तो वो हमें एक ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड देगा। अब जब हम किसी भी स्केलर फील्ड पे डेल अप्लाई करते हैं तो वो हमें एक वेक्टर फील्ड दे देती है, यानी कि अब हमारे पास जो जवाब आएगा डेल ऑपरेटर किसी स्केलर फील्ड पे अप्लाई करने के बजाय वो एक वेक्टर फील्ड होगी, यानी हमारे पास उसकी आई जे की यानी एक डायरेक्शन भी मौजूद होगी। अब कोई भी डेल ऑपरेटर जब हम अप्लाई करते हैं ये डिफाइन कर रहा होता है कि मैक्सिमम चेंज ऑफ दैट फंक्शन, यानी चेंज ऑफ फंक्शन कितना ज़्यादा किस डायरेक्शन में आ रहा है। यानी कोई फंक्शन जैसा कि अगर हम ड्रॉ करें एक्स वाई डायरेक्शन में, अगर कोई फंक्शन प्लॉट है जिसकी कोई वैल्यू हमें इस पॉइंट पे इस तरह आ रही है, मतलब एक ख़ास वैल्यू आ रही है, उसके बाद एक स्मॉल वैल्यू आ रही है, उसके बाद और स्मॉल वैल्यू आ रही है, तो डायरेक्शन ऑफ द डेल एफ जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि एक्स एक्सिस में होगा। यानी इस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज ऑफ डेट स्केलर फंक्शन आ रहा है, यानी स्केलर फील्ड का आ रहा है, जो मैक्सिमम चेंज आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ एग्जाम्पल के डेल एफ किस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है। इस डायग्राम में अगर आप पहली डायग्राम में देखें तो इसमें हमें शो किया हुआ है कि एक कांस्टेंट सरफेस है, यानी जैसे कि हमने सर्कल्स के बारे में देखा था, यानी कि जो हमारे पास फंक्शन होगा स्केलर फील्ड फंक्शन वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो जो हमारे पास डेल एफ बनेगा, जो डेल एफ ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन स्केलर फंक्शन एफ, वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर बनेगा। यानी अगर हम कोई भी सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं जो डिफाइन है इस एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली सरफेस है, जो ये वाली सरफेस है, जो हमारे पास डेल एफ रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह अगर हमारे पास कोई सरफेस मौजूद है इसी तरह की जिसके ऊपर कोई वेक्टर मौजूद है जो डी आर से रिप्रेजेंटेड है, तो जो हमारे पास डेल एफ फंक्शन होगा वो भी उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये एंगल जो वेक्टर के दरमियान बन रहा है वो 90 डिग्री होगा। अब हम देखते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फील्ड को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमें कहा गया है कि ग्रेडियंट ऑफ आर मालूम करें। जो आर डिफाइंड है, आर एक अगर हम देखें तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। जैसे कि हम पोजीशन वेक्टर जैसे कि डिफाइन होता है कि एक्स ऑफ आई प्लस वाई ऑफ जे प्लस जी ऑफ के, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड दिस वे, वो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हमने इसका ये अब क्योंकि हम इसको स्केलर फील्ड के तौर पे ले रहे हैं तो ग्रेडियंट ऑफ डेट आर क्या होगा, तो ये हमने जैसे कि हमें बताया पीछे बताया था कि ग्रेडियंट के डेल ऑपरेटर जो डिफाइन है वो है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ आई प्लस पार्शियल ऑफ पार्शियल
y ऑफ j। तो इसी तरह जब हम उसको r पे अप्लाई करेंगे तो हमें पहले उसका x के साथ डेरिवेटिव लेना है, फिर उसका y के साथ डेरिवेटिव लेना है, इसी तरह फिर थर्ड टाइम उसका z के साथ डेरिवेटिव लेना है। तो जब हम पहली दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे r का विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्योंकि ये अंडर रूट फॉर्म में है तो 1/2 फैक्टर बाहर आएगा। इसी तरह जो अगर हम डेरिवेटिव ऑफ सिंपल r लें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें देगा 1/2 फंक्शन 1/2 -1 और उस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी x² है तो वो 2x आ जाएगा आपके पास। तो यही रीअरेंज करके हम इस फॉर्म में लिख दिया गया। इसी तरह अगर आप y के साथ लेंगे तो वो भी आपको सेम वैसे ही फंक्शन देगा, फ़र्क ये होगा कि वहाँ y के साथ आपने डेरिवेटिव लिया तो यहाँ y आ जाएगा। और थर्ड फैक्टर में जब आप z के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपल वही फैक्टर आएगा सवाए कि यहाँ z आ जाएगा। आप इसको रीअरेंज करें, सिंप्लीफाई करें, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो आप कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद आपको रीराइट कर सकते हैं क्योंकि ऊपर x है, 2 जो है कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। तो ऊपर आपके पास x और x यूनिट वेक्टर है, इसी तरह प्लस y और y यूनिट वेक्टर प्लस z और z यूनिट वेक्टर। तो आप इसको, क्योंकि जैसे कि हमने डिफ़ाइन किया कि पोजीशन वेक्टर्स इसी तरह डिफ़ाइन होते हैं, तो वो हम ये वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया r ओवर r मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है x² प्लस y² प्लस z² जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो जैसा कि अब आगे हमने लिख दिया कि r यूनिट वेक्टर, और हमने यूनिट वेक्टर शुरू में डिफ़ाइन किया हुआ है जैसे कि पिछले चैप्टर के अंदर जब हमने वेक्टर और स्केलर्स के बारे में पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर डिफ़ाइन होता है r वेक्टर ओवर r मैग्नीट्यूड। इसके बाद हम देखेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड क्या चीज़ है। अभी हमने पढ़ा कि वेक्टर फील्ड जैसे हमने डिफ़ाइन की कि किसी भी पॉइंट पे स्पेस में जब हम डायरेक्शन के साथ उस पॉइंट्स के साथ पोजीशन के साथ डिफ़ाइन करते हैं हमें किसी भी फील्ड को, तो वो वेक्टर फील्ड कहलाती है। तो हम देखते हैं कि कोई भी वेक्टर अगर डिफ़ाइन है, कोई भी वेक्टर v डिफ़ाइन है और उसकी कंपोनेंट 3 कंपोनेंट्स हैं vxi vyj प्लस vz के। तो डेल ऑपरेटर, सेम डेल ऑपरेटर मौजूद है हमारे पास, बट हमने जब इसको वेक्टर फील्ड पे अप्लाई करें तो हम 2 तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं, एक डाइवर्जेंस की तरह और एक हम आगे पढ़ेंगे कि हम इसको एक कर्ल की तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो डाइवर्जेंस पे ये बिल्कुल उसी तरह का डॉट प्रोडक्ट है जैसा कि हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि a डॉट b किस तरह अप्लाई होता है। बिल्कुल इसी तरह हमने डाइवर्जेंस को भी डेल ऑपरेटर इसी तरह किसी वेक्टर पे अप्लाई होगा, यानी इसके वो फंक्शंस प्रॉपर्ली उसी तरह अप्लाई करेंगे जैसे हम 2 वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसा कि अब पार्शियल बाय पार्शियल xi प्लस पार्शियल बाय पार्शियल yj प्लस पार्शियल बाय पार्शियल zk है, डॉट ऑफ दैट वेक्टर फील्ड vxi प्लस vyj प्लस v ऑफ zk। जब हम इनके पहले 2 कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली i डॉट i जो होगा वो हमें 1 देगा, मगर जो ऑपोजिट होंगे i डॉट j वगैरह इस तरह के, यानी j डॉट i और j डॉट k वगैरह सिंपली और k डॉट i ये हमें 0 देंगे। तो हमारे पास जो बच जाएगा फंक्शन पार्शियल बाय पार्शियल vx बाय पार्शियल x पार्शियल बाय पार्शियल vy ओवर पार्शियल y, इसी तरह z कंपोनेंट उसका थर्ड कंपोनेंट। तो अब डाइवर्जेंस हमें क्या शो करता है? डाइवर्जेंस इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द वेक्टर v स्प्रेड आउट फ्रॉम अ पॉइंट, यानी हम जिस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट अगर हम जो डिस्कस कर रहे होंगे, जिस पॉइंट से हम अपनी वेक्टर फील्ड की डिफ़ाइन कर रहे हैं, उस पॉइंट से उस वेक्टर का स्प्रेड कितना है, यानी कितना दूर फैल रहा है वो वेक्टर। तो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड ये हमें डिफ़ाइन करती है कि कितनी दूर वो वेक्टर जो है वेक्टर फील्ड स्प्रेड आउट हो रही है। हम इसमें 2-3 डायग्राम्स देखते हैं स्लाइड के अंदर। जैसा कि इस स्लाइड के अंदर मौजूद है, एक पॉइंट P गिवन है और उससे अगर हम ये पहली डायग्राम देखें तो पॉइंट P से मुख्तलिफ लाइंस आउटवर्ड जा रही हैं। तो ये शो कर रहा है कि हाउ मच के डाइवर्जेंस कितनी है, यानी पॉजिटिव डाइवर्जेंस, यानी कि इसके अंदर कोई डाइवर्जेंस मौजूद है इस पॉइंट से, यानी इस पॉइंट्स P से कितनी दूर दूर आप फील्ड डाइवर्ज हो सकती है। इसी तरह अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो एरोस का जो है, एरोस की डायरेक्शन वो इनवर्ड है। तो ये शो कर रहा है कि मतलब जो पॉइंट से आपकी नेगेटिव डाइवर्जेंस है, यानी पॉइंट से आपकी दूर की तरफ फील्ड नहीं जा रही बल्कि उस पॉइंट की तरफ आ रही है। तो इसका मीन है कि आपकी डाइवर्जेंस है जो नेगेटिव है। इसी तरह आप तीसरी तस्वीर देखें
उसके अंदर पॉइंट पी सेंटर में गिवन है और फील्ड्स की डायरेक्शन अगर आप देखें, लाइंस की जो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन में शो करी, यानी अगर हम कह लें उसे वाई डायरेक्शन में है, जी डायरेक्शन है, इसको कह लें अगर हम वाई डायरेक्शन है तो ये वाई डायरेक्शन में शो कर रही है। तो पॉइंट पी अगर हम देखें तो पॉइंट पी से एक लाइन उसकी तरफ अवे मूव कर रही है, 4 लाइंस और 5 लाइंस, और एक लाइन उसकी तरफ मूव कर रही है। तो इन द एंड अगर आप इन दोनों चीज़ों को ऐड करें तो ये एक ज़ीरो डाइवर्जेंस, यानी उसकी तरफ जितनी लाइन उसकी तरफ आ रही हैं उतनी ही लाइन उससे अवे भी जा रही हैं। तो जो नेट डाइवर्जेंस है वो एक इससे ज़ीरो डाइवर्जेंस है। यानी अगर आप इस तरह का फंक्शन हमें गिवन हो समटाइम तो उसकी हम डाइवर्जेंस निकालें तो वो हमें एक ज़ीरो क्वांटिटी देगी। अब हम देखते हैं कि डाइवर्जेंस की एक ख़ास एग्जांपल देखते हैं जिसके बारे में हम देखेंगे कि डाइवर्जेंस किस तरह बिहेव करेगा। यानी अगर हम कोई वेक्टर फील्ड गिवन हो ख़ास नंबर के लिहाज से, कोई पॉइंट के लिहाज से, तो जब हम डेल ऑपरेटर उस पर अप्लाई करेंगे तो वो हमें क्या देगा। अब इस एग्जांपल के अंदर हमें गिवन है कि कैलकुलेट द डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी हमारे पास 3 फंक्शंस गिवन हैं, वी ए, वी बी और वी सी, और हमें कहा गया है कि इनकी डाइवर्जेंस निकालें। तो अगर हम पहले फंक्शन को देखें वी ए, अब हमने उसी तरह जो हमें डाइवर्जेंस की डेफिनेशन है उस तरह हमने डेल डॉट वी ए डिफ़ाइन किया, उस पर अप्लाई कर रहे हैं उस फंक्शन पे डेल डॉट वी ए। अब जैसा कि हमें गिवन था डेल डॉट वी जो है वो पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ एक्स है, पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ वाई, इसी तरह पार्शियल वी जी ऑफ पार्शियल जी। तो अगर हम पहला फंक्शन देखें तो उसके अंदर एक्स वाई जी 3 कंपोनेंट्स हैं। तो मगर डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास सिर्फ वो कंपोनेंट सर्वाइव करते हैं जो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के से आएंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो सिर्फ एक्स होगा, यानी इस केस के अंदर हमारे पास वी एक्स जो है पहली एग्जांपल में वी एक्स एक्स है, वी वाई वाई है और वी जी जो है हमारे पास जी है। तो वो हमने वैल्यूज़ उस रिस्पेक्टिव फार्मूले में हम डालेंगे तो एक्स वाई और जी हमारे पास आ गया। डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल बाय पार्शियल एक्स हमें 1 दे देगा, पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई जो है वाई का डेरिवेटिव जो है वो हमें सिंपली 1 दे देगा, और पार्शियल जी ओवर जी का हमें 1 दे देगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 3, यानी हम 1 + 1 + 1 = 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन वी ए का आ गया हमारे पास कि वेक्टर फील्ड ऑफ वी ए का अगर हम डाइवर्जेंस लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। इसी तरह अगर हम दूसरा फंक्शन देखें जो कि सिंपल एक के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब हम उसका डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास अब क्योंकि एक्स वी एक्स हम इस केस में हमारे पास वी एक्स भी ज़ीरो है, वी वाई भी ज़ीरो है, मगर वी जी जो है हमारे पास वो 1 है। तो उसी तरह हमने फार्मूले में अप्लाई करेंगे ये क्वांटिटीज़ हमें जो पहली डेरिवेटिव की क्वांटिटी है वो 0 दे देगा, सेकंड भी 0 दे देगा, जो थर्ड क्वांटिटी है वो भी हमें 0 दे देगा, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। 1 तो मौजूद है मगर 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव भी हमें 0 देता है। सो डाइवर्जेंस ऑफ सेकंड फंक्शन वी बी गिव्स अस 0। इस तरह हम थर्ड फंक्शन देखते हैं जो कि जी ऑफ के यूनिट वेक्टर। अब इस केस में वी एक्स जो होगा, वी एक्स हमारे पास 0 है, इसी वी वाई भी इसी तरह 0 है, और थर्ड फंक्शन जो हमारे पास वी जी है वो जी है। इसी तरह जो पहला कंपोनेंट का डेरिवेटिव होगा वो 0 दे देगा, सेकंड भी 0 दे देगा, और जो थर्ड कंपोनेंट का जब हम डेरिवेटिव लेंगे जो जी डिपेंडेंट है वो हमें 1 दे देता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ द थर्ड कंपोनेंट अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा 1। ये एग्जांपल हमें शो कर रही थी कि हम डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस हमने निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। मुख्तलिफ फंक्शंस का हमें डाइवर्जेंस निकालना पड़े तो हम किस तरह निकालेंगे। अब हम देखते हैं कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड कैसे निकाली जा सकती है। कर्ल के लिए हम कर्ल उसी तरह डिस्क्राइब होगा जैसे कि डाइवर्जेंस में हमने देखा कि वो डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन हो रहा था, यानी जैसे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट से डिफाइन होगा। आइए हम देखते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड डिफाइन किया गया है डेल क्रॉस वी से। अब डेल हमारे पास डेल ऑपरेटर है हमारा, वी एक वेक्टर फील्ड है, और जो क्रॉस डिफाइन हो रहा है कर्ल के लिए, यानी जैसा कि हमने ए क्रॉस बी हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ते थे, ये वही क्रॉस प्रोडक्ट के तौर पे लिए, और हमने डिफ़ाइन भी इसको उसी तरह किया है जैसे कि हम ए क्रॉस बी को डिफ़ाइन करते थे कि आई जे के और ए एक्स ए वाई ए जी और बी एक्स, जैसे कि उस तरह हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन को डिफ़ाइन कर रहे होते थे, इसमें भी हम इसी तरह डिफ़ाइन कर रहे हैं। बस फ़र्क ये है कि जहाँ हम ए की वैल्यूज़ लिखते थे ए एक्स ए वाई ए जी की, वहाँ हम डेल की कंपोनेंट्स को लिखेंगे जो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स है, पार्शियल बाय पार्शियल वाई है और पार्शियल बाय पार्शियल जी है।
इसको हम सिंप्लीफाई करें यानी डिटर्मिनेंट को ओपन करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाती है जो कि आई जे की के की टर्म में हमने अलग करके लिख दी है कंपोनेंट्स। अब कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड क्या डिफ़ाइन होती है? कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड डिफ़ाइन करता है कि कितना वेक्टर किसी ख़ास पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहा है या स्विल्स कर रहा है यानी उसके गिर्द घूम रहा है, उसको कर्ल डिफ़ाइन करते हैं। जैसा कि अगर आप इस फिगर ए के अंदर देखें जिसमें डिफरेंट वेक्टर पॉइंट्स बनाए गए हैं जो कि एक ख़ास जी पॉइंट के गिर्द आप कह सकते हैं घूम रहे हैं, मतलब मौजूद हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इस रीजन के अंदर। हम अगर एग्जांपल के तौर पे देखें कि अगर हम कोई भी देखें कि पानी घूम रहा हो किसी भी पॉइंट पे, तो अगर हम उसके अंदर कोई पॉइंट या कोई कागज़ का टुकड़ा डालें तो वो उसके गिर्द घूमना शुरू हो जाएगा। यानी कह लें कि वॉशिंग मशीन के अंदर देखते हैं जब हम कपड़े धो रहे हों या कोई भी इस तरह की एग्जांपल देखें जिसमें हम पानी को घुमा रहे हों, तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट अगर हम कागज़ का टुकड़ा डालें तो वो उसी पानी के साथ घूमना शुरू हो जाता है। यानी वो कोई पॉइंट जो कोई भी पॉइंट होगा वो एक वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जिस पॉइंट पे कर्ल ऑफ अ वेक्टर मौजूद होगा तो वो पॉइंट पे यानी कोई कागज़ का टुकड़ा यानी कोई चीज़ वो उस पॉइंट पे स्विल करने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी। अगर कोई ऐसा पॉइंट मौजूद हो उस जगह पे जहाँ हम उस पॉइंट को मतलब कागज़ का टुकड़ा रखें और वो घूमे ना, तो वो पॉइंट होगा ज़ीरो कर्ल वाला, यानी उस जगह पे कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड जो होगी वो ज़ीरो होगी। यानी यूजली वो पॉइंट होगा, उस सेंटर पॉइंट होगा जहाँ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड हम कह सकते हैं ज़ीरो होगा। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। इसमें जो दूसरी फिगर मौजूद है हमारे पास, जो फिगर नंबर बी है, प्लॉट की हुई है यानी शो की हुई है स्मॉल वेक्टर्स के फॉर्म में जैसा कि नज़र आ रही हैं। इस तरह दूसरे वेक्टर्स मौजूद हैं जो थोड़े से लॉन्ग वेक्टर्स यानी ये कह सकते हैं कि उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो ये भी एक तरह से आपको एक कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड डिफाइन करिए, मगर ये उस तरह सर्कल के अंदर मूव नहीं कर रही, शो नहीं हो रही, बल्कि ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप कह सकते हैं कि ये शो हो रही। तो मगर इसकी भी एक कोई ना कोई वैल्यू कर्ल होगी। अगर हम इस फंक्शन को, इस कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड को डिफाइन कर लें किसी फंक्शन से, तो ये हमें कोई ना कोई कंपोनेंट फॉर्म देगी। अब हम देखते हैं कि एग्जांपल देखते हैं कि कोई भी अगर वेक्टर की हम कर्ल को किस तरह निकालेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हम कोई और फंक्शंस डिफ़ाइन हो यानी कोई और फील्ड डिफ़ाइन हो और उनका कर्ल किस तरह होगा। अब हम इस स्लाइड में देखते हैं कि मुख्तलिफ फील्ड डिफ़ाइन है, जैसा कि आप फिगर ए में देखते हैं कि एक पॉइंट से मुख्तलिफ फील्ड जो हैं वो बाहर की तरफ ओरिजिनेट हो रही हैं, और दूसरी फिगर के अंदर एक डायरेक्शन के अंदर जो फील्ड डिफ़ाइन है, और तीसरी में भी एक डायरेक्शन के अंदर फील्ड डिफ़ाइन है। तो इन तीनों का जो कर्ल ऑफ, अगर हम इसको इन तीनों की फील्ड्स को, वेक्टर फील्ड्स को वी डिफ़ाइन कर लें, तो इन तीनों का वेक्टर फील्ड्स का कर्ल होगा जो डेल क्रॉस वी है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि इस पॉइंट में किसी जगह भी आप देखें तो ये वेक्टर फील्ड जो है ये किसी पॉइंट, जो पॉइंट अगर मेंशन है ये पॉइंट अगर हम इसे पी कह देते हैं तो उसके गिर्द घूम नहीं रही, यानी उसके गिर्द स्विल नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि ये डेल क्रॉस वी जो होगा ज़ीरो होगा। मगर क्योंकि ये एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं यानी आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, तो इनका जो डाइवर्जेंस होगा डेल डॉट वी वो एग्जिस्ट करता होगा, यानी उसकी कोई ख़ास वैल्यू होगी। हम कह सकते हैं डेल डॉट वी कोई नंबर होगा, यानी 3, 4, 5 यानी कोई कांस्टेंट कह देते हैं, हम ए कह देते हैं, कोई भी नंबर होगा इसका। अगर इसी तरह हम बी फिगर में देखें तो ये भी एक ख़ास डायरेक्शन में, यानी डाइवर्जेंस ना कहें मगर एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर अवे मूव कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर भी फील्ड की जो डायरेक्शन होगी यानी डेल क्रॉस वी बी सेकेंड अगर हम वेक्टर फील्ड को डिफाइन करते हैं तो वो भी ज़ीरो होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट हम ले लें तो उसके गिर्द, यानी इस जगह पे पॉइंट ले लें, यानी ए पॉइंट ले लें, बी पॉइंट कोई और ले लें, तो इसके गिर्द कोई किसी जगह पे भी वेक्टर फील्ड ओरिजिनेट यानी जो है वो स्वेल नहीं कर रही, यानी घूम नहीं रही। इसी तरह थर्ड फिगर में भी देख लें तो डेल क्रॉस वी फंक्शन ऑफ सी हो तो वो भी ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर हम कोई भी पॉइंट लें तो वो एक डायरेक्शन में हमारी वेक्टर फील्ड्स अवे जा रही हैं, वो उस पॉइंट के गिर्द हमें घूमती हुई नज़र नहीं आ रही। कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई भी वेक्टर फील्ड लेते हैं और उसका कर्ल किस तरह निकालेंगे हम, आइए देखते हैं। अब हमें गिवन है दो फंक्शंस गिवन है, वी ए जो कि है माइनस वाई आई यूनिट वेक्टर प्लस एक्स जे यूनिट वेक्टर, इसी तरह फंक्शन बी है एक्स जे ऑफ यूनिट वेक्टर। तो अब इनका हमने इन दोनों फंक्शंस का कर्ल निकालना है। तो डेल क्रॉस वी ऑफ ए जैसा कि हमें डिफ़ाइन किया था कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, इसी तरह हमने आई जे और के की टर्म्स में भी दोनों उसके कंपोनेंट्स को डिफ़ाइन किया था। अब जैसा कि पहले कंपोनेंट में देखें तो हमारे पास जो वी एक्स है वो हमारे पास माइनस वाई है, और वी वाई जो है हमारे पास वो एक्स है, और वी जी इस केस में ज़ीरो है। तो अगर हम ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ उसी फार्मूले में डालें जो हमने पीछे मेंशन किया था, जिसमें यहाँ वी जी है
वी जी की वैल्यू हमने डाली 0। इसी तरह वी वाई की वैल्यू हमने x डाली। इसी तरह अगर हम जे कंपोनेंट में जाएं तो वी एक्स की वैल्यू हमने -y डाली और वी जी की वैल्यू हमने 0 डाली। इसी तरह थर्ड कंपोनेंट में भी वैल्यू डाली। इसी तरह जो अगर हम इसका फर्स्ट कंपोनेंट आई कंपोनेंट को देखें तो उसका फर्स्ट जो पार्ट है जिसमें पार्शियल ऑफ 0 पार्शियल y वो हमें 0 दे देगा। अब सेकंड कंपोनेंट देखें उसका जो पार्शियल x बाय पार्शियल z है। अब x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z तो वो हमें 0 देगा क्योंकि x इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन z, इस वजह से हमें ये कंपोनेंट जो है वो 0 दे रहा है। इस तरह अगर हम j के कंपोनेंट्स में जाएं तो पार्शियल ऑफ -y ओवर पार्शियल ऑफ z आ रहा है, क्योंकि y भी एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है z से तो वो भी हमें 0 दे देगा। इसी तरह जो सेकंड कंपोनेंट है उसका वो भी हमें 0 दे रहा है क्योंकि वो 0 है। इस तरह अगर हम थर्ड कंपोनेंट की बात करें कि ये यूनिट वेक्टर के साथ, तो उसका पहला जो कंपोनेंट है पार्शियल x बाय पार्शियल x वो हमें 1 दे रहा है, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो भी हमें 1 दे रहा है क्योंकि वो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y कंपोनेंट को, तो वो हमें एक तरह से -1 देगा क्योंकि उसके साथ एक माइनस का फैक्टर मौजूद है। तो अगर हम इसको देखें तो बाकी पहले दो कंपोनेंट जो i और j हैं वो हमें ओवरऑल 0 दे रहे हैं, जो कि यूनिट वेक्टर की वजह से हमारे पास आ रहा है 1 माइनस इंटू माइनस ऑफ 1। तो हमारे पास जो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड VA है वो हमारे पास आ जाता है 2 इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ k। इसी तरह अगर हम सेकंड फंक्शन को देखें, वेक्टर फील्ड को देखें, जो VB है डिफाइंड है Vx ऑफ j यूनिट वेक्टर। इस केस में हमारे पास जो Vx है वो हमारे पास 0 है और Vy जो है वो हमारे पास x है। इसी तरह Vz जो है वो भी हमारे पास 0 है। इस केस में भी अगर हम सारे कंपोनेंट्स को डालें उसी तरह जिस तरह कि हमने पिछले में केस में डाला तो हमारे पास i और j जो है वो कंपोनेंट जो हैं वो हमें 0 दे देंगे और k सिर्फ कंपोनेंट हमें एक टर्म देगा जो कि हमारे पास आ जाएगा डेल क्रॉस v ऑफ b, जो हमारे पास आएगा वो k यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यानी कि इन दोनों फंक्शंस की कर्ल की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। आज के लेक्चर में हमने देखा कि स्केलर और वेक्टर फील्ड्स क्या हैं, स्केलर फील्ड क्या है और वेक्टर फील्ड क्या है। इसके बाद हमने देखा कि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड क्या है, फिर हमने देखा कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड क्या है और कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड क्या है। जब भी हम ग्रेडियंट की बात करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, तो ग्रेडियंट हमेशा हम किसी स्केलर फील्ड का लेंगे और जो हमारे पास जवाब होगा वो हमेशा एक वेक्टर फील्ड आएगी। इसके बाद जब हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो डाइवर्जेंस जो है वो हमेशा हमारे पास किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की लेते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड लेंगे तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। जब हम कर्ल की बात करेंगे तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड जब हम लेंगे तो वो हमारे पास हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो हमने इसमें देखा कि स्केलर फील्ड के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में पढ़ लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अपने होस्ट मोहम्मद उस्मान मलिक को इजाज़त दी, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।